पिछली बार से बेहतर धन्यवाद प्रदर्शन होगा और ममता दीदी इस बार भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ठीक है। अब चंचल कुमार जी, अब देखिए बड़ा दिलचस्प मोड़ पे ये चुनाव पहुंच चुका है, क्योंकि उन्होंने गुजरात में भी निकाय चुनाव हो रहा है और टीएमसी पर उन्होंने हमला किया और कांग्रेस पर। अब क्या लगता है कि ये जो वोट बैंक की लड़ाई है, चूंकि आपका भी वही वोट बैंक है, सारी लड़ाई वोट बैंक की है, और चूंकि जहां भी ओवैसी साहब जाते हैं जो वोट काटते हैं वो टीएमसी, बिहार में जो है आरजेडी और यूपी में आपका समाजवादी पार्टी का, इसलिए आप लोग कह देते हैं कि भाई वो बी टीम है। नहीं, देखिए इसलिए नहीं कहा जाता है। हाँ, इसके बाकायदा इसी वेस्ट बंगाल में ही आप देख लो, इसके साक्ष्य बाकायदा हैं। 1000 करोड़ की स्टिंग का बाकायदा वीडियो आया और किस तरीके से आदरणीय ओवैसी जी गठबंधन में थे, और जैसे पूरा का पूरा मामला जब आ गया, सारी की सारी चीजें आ गई मीडिया में, सारी वीडियो आ गई, सब कुछ आ गया, तो किसने साठगांठ की थी? 1000 करोड़ की डील किसने की थी? बीजेपी ने। किसको मिला करके कर रहे थे? ओवैसी जी को मिला के कर रहे थे। अंत में ओवैसी जी को लगा कि अब तो भैया मैं कहीं का नहीं रह गया, अब तो मेरा चेहरा बेनकाब हो गया, तो फटाफट उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। अब बेचारे ओवैसी जी बोलेंगे क्या? अब वेस्ट बंगाल में क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने को बचा नहीं कुछ, क्योंकि पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और पूरे एक्सपोज हो चुके हैं उन्होंने कि भाई बीजेपी से स्पष्ट साठगांठ वाले मामले में पकड़े भी गए। इसलिए उन्होंने जो है अब जो है इतिहास की बात करने लगे हैं। अगर देखा जाए, अगर ये पूछा जाए, ओवैसी जी शायद अगर ये बोलते उस समय कि भाई जो लोग जिन्ना को भी जालिम जिन्ना कह रहे थे, आदरणीय आडवाणी। आप सभी मेहमानों को माफी के साथ रोकना चाहते हो, अपने सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया को रुख करते हैं। चलिए एक बार फिर शुरू करेंगे खबर। चलिए फिर वापस चर्चा में आते हैं। जी चंचल जी, अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा चेहरा बेनकाब हो गया। और उसके बाद जो है मैं आता हूं यहां पे, अभी जब बात हो रही थी हमारी कि वेस्ट बंगाल में अगर आप देखें तो हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है, जो अभी हमारी चारू जी बोल रही थी कि पिछली बार ममता जी चुनाव हार गई थी, और चुनाव हारी भी किससे? शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु अधिकारी जिसके ऊपर आपने चिटफंड घोटाले में, शारदा चिटफंड घोटाले की बात करी, आपने उसके ऊपर आरोप लगाया, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, जांच हुई, और वो दूध का धुला हो गया, वॉशिंग मशीन में आपने धोया और बीजेपी में ज्वाइन करा दिया, उनको टिकट दे दिया और उनको नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है वेस्ट बंगाल में। अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे फिर वो कैसे जीत गए? अरे मैं वही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये कैसे आरोप लगाए इन्होंने? कैसे आरोप लगाया? क्या आरोपी व्यक्ति को, आप मुझे बताओ ना, अंजनी भाई आप मुझे बताओ, बीजेपी ने ही आरोप लगाए, शारदा चिटफंड घोटाले में आरोप लगाए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया वो दूध के धुले हो गए। ये कौन नहीं जानता भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या बातें करते थे पहले। और एक दो उदाहरण है, मुकुल राय से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के कई एग्जाम्पल हैं, और स्टेट दर स्टेट इतने भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग थे। आज वो स्टेट दर स्टेट जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने गले लगाया। अब मैं आता हूं एक बात और, दूसरी बात, अभी अगर पूछा जाए बीजेपी से कि ये बताओ जिन्ना की मजार पे जाने वाले कौन लोग थे और उनको सेकुलर बोलने वाले कौन लोग थे? आप बताओ, ये वही बीजेपी है जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, रमजान, अजान, कब्रिस्तान के अलावा इनके पास कोई एजेंडा है क्या भारतीय जनता पार्टी के पास? आप मुझे बताओ, आज देश के हालात कैसे हैं? अभी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष हमें क्या क्या बोलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और पूरी दुनिया के बारे में बोलता है, उस पर तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। जाना चाहता ठीक है अंजनी भाई, लेकिन एक सवाल एकदम नहीं, अब ब्रेक का वक्त हो गया है, एक हेडलाइन का वक्त हो गया है। चलिए एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसका हादसा हुआ कैसे। अब वापस चर्चा पे आते हैं। ओवैसी ने जो बयान दिया उसको लेकर सभी पार्टियों का पक्ष आपने सुना। हमारे साथ रमनीश वस्त जी हैं, समीक्षक हैं। रमनीश जी देखिए, यहाँ पे ओवैसी ने कहा भाई बंटवारे के लिए जिन्ना और कांग्रेस जिम्मेदार है। अब कांग्रेस और बाकी पार्टियां कह रही है कि वो तो बीजेपी की बी टीम है। अब उसमें एक कथित स्टिंग का मामला सामने आया कि भाई ये स्टिंग है, इसकी वजह से उनको अपना इस तरह से बयान देना पड़ा। क्या लग रहा है जो उन्होंने कहा कि अभी तक मुसलमानों को उनका लीडरशिप नहीं मिल पाया, यार उनका अपना कोई नेता नहीं मिल पाया अभी तक? कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सियासी दलों के पीछे वो रहते थे, अब आगे आने की बात वो करते हैं। देखिए, देश के बंटवारे की राजनीति की बात की जाए तो देश का बंटवारा आज भी मुझे लगता है वर्तमान तक ये जारी है। फिर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ 1947 के पहले ही जो प्रधानमंत्री के रूप में जो थे वो नेहरू जी थे। तो मुझे लगता है जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी बनती है, और रजाकारों वाली पार्टी कासिम रिजवी की जो पार्टी है MIM, मुझे लगता है जिम्मेदार तो वो भी मानती है, क्योंकि हैदराबाद को विलय करने में वो सबसे विरोध करने में उन्हीं की पार्टी थे। वो देश के एकीकरण में नहीं जाना चाहते थे। अच्छा, फिर बात करें कि आज बंटवारे की राजनीति की बात करें तो जो जो देश के बंटवारे में, भारत के विभाजन में जो ताकतें हैं,
चाहे हम ओसामा बिन लादेन की बात करें, जिसको कांग्रेस पार्टी ओसामा जी कहते हैं, पाकिस्तान का एक जो आतंकवादी जिसको हाफिज साहब की संज्ञा दी जाती है कांग्रेस पार्टी के तरफ से। आज भी जब अफजल गुरु जब मारा गया था तो अफजल गुरु के बारे में कहा जाता था हम शर्मिंदा हैं, तेरे पापी जिंदा हैं। आज भी शर्जिल इमाम और उमर खालिद को की राग अलापने वाले भी कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं। और समाजवादी पार्टी अतीक अहमद के लिए छाती पीट रही थी जब एक आतंकवादी का जो है सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से मिलता है, वो खुद इस बात को स्वीकारता है। तो मैंने कहा कि जैसा कि देश के बंटवारे की राजनीति आज भी इस देश में जारी है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कश्मीर में कत्लेआम हुआ 1990 में, वह भी देश का एक बंटवारा ही था। जब आप असम की बात करें, चाहे केरला की बात करें, चाहे आप मुर्शिदा, आप देखिए ना कि आंकड़े बता रहे हैं ना, ये आपके सामने टीवी के आंकड़े भी तो बता रहे हैं, ये 66% ये क्या है आखिर? ये लगातार इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की, ये आबादी क्या कहलाता है आखिर? मालदा की बात करें, दिनाजपुर की बात करें, चाहे दक्षिण परगना की बात करें, नादिया की बात करें, ये सारे जो मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद, ये बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या, और यहाँ पे भी ये क्या है? गजवाए हिंद, निजमाए उस्तफा, ताकि देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ा करके यहाँ पे जो हिंदू हैं उसको हम खदेड़ करके भेज दें। आज भी राजनीति की जा रही है। तो उस समय जब देश का बंटवारा हुआ, मुसलमान जब धर्म के आधार पे बंटवारा, नहीं सबसे पहले अंजनी जी मुझे इस बात को क्लियर करना, देश का बंटवारा लॉर्ड माउंटबेटन ने किसके आधार पे किया था? धर्म के आधार पे। तो आखिर उस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक के रूप में जब नेहरू जी थे और भी लोग जो सक्रिय थे, उस समय इस बात को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया? जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो भारत के मुसलमान आज क्यों हैं? और इसका विरोध तो सबसे पहले आज हम जिनको संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने तो भारत पाकिस्तान विभाजन किताब में उन्होंने तो बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है ना। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना कि जब तक यहाँ पे मुसलमान रहेंगे सांप्रदायिक सद्भावना नहीं आ सकती है, शांति नहीं आ सकती है। ये सारे चीजों का जब जिक्र किया गया था तो वो भी देश को जगाने वाली बात थी, लेकिन किसी ने सुना? मुझे लगता है कि देश का बंटवारा का सबसे बड़ा कारण है वो वाकई में कांग्रेस पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू है, उनको बनाने वाले प्रधानमंत्री हैं। यदि बाबा साहब अंबेडकर की बात सुनी जाती, उनको यदि प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो आज शायद ये देश का बंटवारा, टू नेशन थ्योरी जिसने गढ़ी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो शायद नहीं हो पाती। तो आज मैं कह रहा हूं कि देश का बंटवारा के लिए सिर्फ कोई एक आदमी नहीं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे निजाम की पार्टी जो है कासिम रिजवी की पार्टी MIM की बात करें, चाहे आज जो सियासत जो कर रहे हैं, चाहे ममता दीदी की बात करें। ममता दीदी आप क्या परोस रही हैं? आज मुसलमानों को किस तरह से आप कर रही हैं? मुझे नहीं पता है कि किस तरह से आवास और आयुष्मान भारत जो जिस तरह की योजना, सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ रमेश जी कह रहे हैं कि जो बंटवारा जो आप बता रहे हैं कि आजादी के समय बंटवारे का एक दर्द झेल कर हमने आजादी पाई थी, वो बंटवारा आज भी हो रहा है। अजय जी वो कह रहे हैं बंटवारा तो आज भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, मुर्शिदाबाद का उदाहरण दे रहे हैं कि 66% हो गए, वहां पर भी जो है बंटवारा ही हो रहा है। तो ये जो बंटवारा उस वक्त था, इस वक्त हो गया सिर्फ वोट बैंक के लिए, आज भी वही सब हो रहा है। देखिए, बात हो रही थी AIM के प्रधान के हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के बनने के ऊपर, और ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचित वही सड़ी गली किताब की कहानी जो इनके भाजपा से के मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियां लाके बैठ के रटने लगे। अब शुरुआत इन्होंने करी है तो एंड में करना चाहता हूं। जब जेफरी एपिस्टीन साहब, जिसमें देश के भारत के पेट्रोलियम मंत्री, देश के प्रधानमंत्री डांस करते हैं जाके वहां इजराइल में, तब वहां पर कोई नहीं बोलेगा। प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, वो 300 सेक्स स्कैंडलों की उसकी सीडी बाजार में आई हुई है और उसको भी सजा हुई है, कोर्ट ने सजा दी है, तब वहां कोई नहीं बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मित्रों कि प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, मोदी के हाथ। एक मिनट अंजनी जी, मुझे एक बात बताइए, प्लीज विषय क्या है आज की डिबेट का? विषय क्या है? अजय जी यही होता है ना, यही होता है कि भाई आज बात हो रही ओवैसी के बयान पे, आज रेवन्ना के पास जा रहे हैं, यही मुद्दे से आप लोग भटक जाते हैं, इसलिए जनता आपको नकार देती है। क्या इसीलिए जनता नकार देती है ना? बीजेपी के मैं बोल सकती हूँ जी, बस आ रहा हूँ। 36 अबोध बालिकाओं से रेप करता है, तो आज ये मुद्दा कहाँ आ गया यहाँ पे? आज ये मुद्दा, आज हम चुनाव पे बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक की आपकी बात कर रहे हैं, तो रेवन्ना कहां से आ गए यहाँ पे? अशोक गहलोत ने देश शर्मसार कर दिया। ठाकर ने
बिल्कुल हाईवे पे आकर देश दिग्विजय सिंह, नंगे की हद कर यार दी। फिर आप ऐसे जाएंगे तो फिर बहुत सारे पोल खुल जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। जी चारों चीज कहना चाह रहे थे। नहीं मेरा पोल सवाल अगर मैं पोल खोलना शुरू कर दूंगा ना, ऐसे 20 नेताओं को मैं भी नाम गिनवा सकता हूँ। कुमार, मैं 20 नेताओं का नाम मैं भी गिनवा दूंगा। आज देखिए, आज बात हो रही थी कि क्या, एक मिनट, आज लीडरशिप की बात हो रही थी। देखिए उस वक्त भी कहा गया भाई बंगाल में अभी भी देखिए क्या हो रहा है, आप लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए सब कुछ खेल कर रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी साहब कर भाई इस पे एक मुश्त मेरा अधिकार होना चाहिए। अभी तक क्या हुआ? तो आप आ गए रेवन्ना पे। बोला मेरी सुन लीजिए, देखिए मुस्लिम इस देश का नागरिक है, भारत का संविधान उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। वो नंबर दो दर्जे का मेंबर नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। आपने क्या बना के रखा? मैं आऊंगा हेडलाइन के बाद चारू प्रज्ञा जी इसका जवाब देंगे। जी अब हेडलाइन चारू जी मैं आपके पास आऊंगा, आप चारू जी जवाब दीजिएगा। और दूसरा सिर्फ यही नहीं है, आज ओवैसी ने 5-6 सवाल भी किए हैं कि किस तरीके से बंगाल में और पूरे देश में मुस्लिम को दोयम दर्जा, जो आप खुद कह रहे हैं, उनके लिए न तो स्कूल की व्यवस्था है ना वो मेन स्ट्रीम में आ पाए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर भी हम बात करेंगे हेडलाइन के बाद। हेडलाइन देख लेते हैं, इसके बाद फिर आते हैं। इस हेडलाइन के प्रस्तुत